मौलिक कर्तव्य बता दिए थे ना। अच्छा बता तो मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? रूस। अच्छा मौलिक कर्तव्य को भाग कितने में रखा गया है? 4 के ए। 4 के ए। अब अनुच्छेद 51 के याद है? ठीक ना। अच्छा जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। अच्छा अबे चुप। जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0। कब जोड़ा गया था? अच्छा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखो मौलिक देखो फिर राष्ट्रपति पढ़ाते हैं ठीक ना। देख मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस। कहाँ से? रूस से लिया गया है ठीक ना। यह मूल संविधान का भाग नहीं था, यह मूल संविधान में नहीं था ना। इसको कहाँ से लिया है? रूस से। कहाँ से? रूस। अच्छा भाग कितने में लिखा गया? 4 के क में। कितने रखा है? 4 के क। अनुच्छेद पूछेगा था 51 के ए या 51 के क। 4 के ए या 4 के क, 51 के ए या 51 के क। ठीक ना। चलो ए ही लिख देते, क हटा। 4 के ए भाग पूछेगा तो 4 के ए। अनुच्छेद पूछा था 51 के ए। कहाँ से लिया गया? रूस। कहाँ से? रूस। जब पूछेगा कि संविधान के निर्माण के समय जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब किया था? 1976। ठीक है ना। अच्छा उस समय जब जोड़ा गया था तो कितने था संख्या? 10। फिर 2002 में कितना हो गया? 11। ठीक है ना। 2002 में 11। ठीक ना। अच्छा 2002 में जब ऐड किया गया था 11वां संविधान 11वां मौलिक कर्तव्य, तो वह कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। कौन सा था? 86वां। ठीक है ना। हो गया रिवीजन मौलिक कर्तव्य का। यही पूछता है, मौलिक कर्तव्य से ज्यादा कुछ पूछता नहीं। देखो पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान से लिया गया? रूस। भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए संविधान निर्माण के समय या संविधान लागू होने के समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 0। अच्छा 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10। फिर 2002 में 6वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। अच्छा मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? कौन सा संविधान? सरदार। क्या नाम था? सरदार यही नाम था ना। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत है बोलो। अब देख बाबू आज से तू पढ़ कार्यपालिका। क्या पढ़ोगे? मौलिक कर्तव्य का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आप लोग को। अब देख बेटा देखो आज से पढ़ो भारतीय संघ की कार्यपालिका। समझो कार्यपालिका किसे कहते हैं। यह हो गया कार्यपालिका। ठीक है ना। कार्यपालिका का निर्माण देखो कैसे होता है। निर्माण में 2 भाग बांटे। संघ की कार्यपालिका और दूसरा होती है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है ना। पहला होती है संघ की कार्यपालिका, दूसरा होती है राज्य की कार्यपालिका। देखो संघ की कार्यपालिका स्टार्ट होती है राष्ट्रपति से। कहाँ? राष्ट्रपति। दूसरा हो जाते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरा हो जाता है प्रधानमंत्री। चौथा मंत्री। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद यहाँ पे हो जाएगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। और चौथा हो जाते हैं तुम्हारा ये अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोला जाता है महान्यायवादी। ठीक है। देखो ध्यान समझो किस तरह से क्रम में पढ़ना है। कार्यपालिका जो हमारी कार्य करती है, ठीक है, जो हमारे लिए कानून बनाती है, क्या समझे ना, जो फ्रेम करती है, किसी चीज का क्या करती है, फ्रेमवर्क करती है, उसको कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के निर्माण 2 जब होते हैं। एक होती है संघ की कार्यपालिका, दूसरा होती है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहली इकाई होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे इकाई उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री उसका मंत्री मंडल या मंत्री परिषद, चौथा हो जाता है महान्यायवादी। उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका में देखो, राज्य की कार्यपालिका पहला हो जाते हैं आपका राज्यपाल, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अच्छा, दूसरा हो जाएंगे आपके मुख्यमंत्री, क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, हल्ला क्या करो बाबू,
हलामत होते हैं, ध्यान समझ। देख राज्य की कार्यपालिका में देखो, पहला हो जाएंगे राज्यपाल, दूसरा होंगे मुख्यमंत्री उसका मंत्री परिषद, और अगला हो जाएंगे तो हमें महाधिवक्ता। क्या हो जाता है? महाधिवक्ता। यह होती है राज्य की कार्यपालिका। ध्यान समझो, समझ लो। यहाँ पे नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य या कौन सी बॉडी शामिल नहीं होती, कौन सा अंग शामिल नहीं होता, तो संघ की कार्यपालिका के कितने अंग? 4। कितने? 4। पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उसका मंत्री और चौथा महान्यायवादी। महान्यायवादी। ये हो गया संघ की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है बेटा? पहला राज्यपाल, पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उसका मंत्री मंडल, और तीसरा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या बोला था? महाधिवक्ता। किधर है बाबू? कोई दिक्कत तो बोले यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ध्यान दो, इसका देखो संघ की कार्यपालिका, देखो जो संघ की कार्यपालिका है इसका विवरण है भाग 5 में, भाग 5, और राज्य की कार्यपालिका का विवरण है भाग 6, भाग 6। ठीक है ना? संघ की कार्यपालिका के विवरण भाग 5 और राज्य की कार्यपालिका के विवरण भाग 6। इसका अनुच्छेद हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है 52 से 78, 52 से 78। देखो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 52 से 78 और इसका हो जाएगा 153 से 167। कितना हो जाएगा? 153 से 167। ऐसे ये कर 152 होगा, 52 से 151 बता। इसका हो जाएगा 52 से 78, इसका हो जाएगा 153 से 167। संघ की राज्य की कार्यपालिका है। किधर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत नहीं ना? देख अब क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि राज्य की कार्यपालिका में से निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल नहीं है? किधर है? तो पहला अंग राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री उसका मंत्री मंडल, और तीसरा महाधिवक्ता। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा कि संघ की कार्यपालिका को लेकर किस भाग में है? भाग 5 में। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद कितने से कितने? 52 से 78। राज्य की कार्यपालिका को लेकर भाग 6 में। राज्य की कार्यपालिका का अनुच्छेद 153 से 167। समझो ना? अब यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला ऑर्गन जो है राष्ट्रपति, किसका है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किधर है? किधर है ना? संघ की कार्यपालिका की पहली अंग कौन होती है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना यही से देखो, राष्ट्रपति के बारे में। चलो देखिए देख लो, राष्ट्र हेडिंग डाल लो, राष्ट्र। ठीक है ना? देख बाबू, राष्ट्रपति का कहां से कहां चलता है? राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद रहता है ना वो 52 से लेकर 61 तक चलता है। कहां चलता है? 52 से लेकर 61 तक। आर्टिकल चलेगा 52 से 61। किस भाग में विवरण है? भाग 5। देख, और पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का विवरण भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 5। भाग 5। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितने से कितने में विवरण किया गया? 52 से 61। 52 से 61। अब देखो इस समान एक बात याद रखना, एकदम सिंपल सा, एकदम हर जगह लिखा रहता है। ट्रिक है पकानी ओका दुयो। ये बहुत पुराना ट्रिक है यार, ये कोई अब पता नहीं कौन इसका जन्म जाता है, भगवान जाने। ट्रिक बड़ी पुराना है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, दिल्ली में थे, तो हम लोग के भी सर यही पे पढ़ता है कि पकानी कोका दुयो दशम याद कर लो। राष्ट्रपति का पूरा ट्रिक आ जाए। इसमें देखो क्या है। पहला अनुच्छेद 52, अनुच्छेद इसमें है राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद का राष्ट्रपति के पद का क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं ना? देखो इसमें क्या अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद का विवरण। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो इसमें क्या है।
अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, वह राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का प्रथम ठीक है ना। देखो भारतीय अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, वह राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है ना। देख आगे देख, वह राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, वह राष्ट्राध्यक्ष होगा। क्या होगा? राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। देखो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। देखो भारत का प्रथम व्यक्ति कहने का सेंस है ना कि अगर जनगणना स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा? राष्ट्र से। राष्ट्र से जुड़ी कोई भी सरकारी कार्य स्टार्ट होगा तो वह कहां से स्टार्ट होगा? राष्ट्रपति। अगर आप वरीयता क्रम में जाइएगा तो सबसे पहले कौन मिलेंगे? राष्ट्रपति। आगे हम चल के आपको पढ़ाएंगे वरीयता क्रम, अधिकारियों का वरीयता क्रम, उससे पहले नंबर पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब हुआ कि भारत का प्रथम नागरिक होने का मतलब कि वरीयता क्रम में भी कौन होंगे? राष्ट्रपति। और जनगणना भी स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा? राष्ट्रपति। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो टोटल पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है, कुल जनसंख्या पे डिपेंड होता है, वह कहाँ से स्टार्ट होगा? राष्ट्रपति से। समझे ना। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारतीय संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि वह भारत का प्रथम नागरिक होगा, वह राष्ट्र अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? राष्ट्र अध्यक्ष। राष्ट्र अध्यक्ष, देखो राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में अंतर होता है। राष्ट्र अध्यक्ष देखो किसको कहा जाता है और शासनाध्यक्ष किसको कहा जाता है, समझ लेना। शासनाध्यक्ष उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरे शासन को कंट्रोल में करता है, समझे ना। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में अंतर होता है, ध्यान समझना। एक वर्ड आएगा आपको राष्ट्र अध्यक्ष और दूसरा वर्ड आएगा आपका शासनाध्यक्ष। देखो पहले समझ लो, राष्ट्र अध्यक्ष और दूसरा शासनाध्यक्ष। राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब होता है क्या कि राष्ट्र का मेना, राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्र का प्रथम नागरिक, ठीक है ना। और शासनाध्यक्ष का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे, पूरे शासन को कंट्रोल करे। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, प्रधान नहीं होता है। औपचारिक प्रधान कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता है, वह कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अधीन में रह के करता है। और वह कर्मचारी किसके अंतर्गत काम करते हैं? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। अर्थात अनुच्छेद 74 भी आगे चल के पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए एक समूह होती है जो जिसका कंट्रोल कौन करता है? प्रधानमंत्री। मतलब अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे बंधा हुआ है। राष्ट्रपति किसी भी तरीके से अपना कार्य नहीं कर सकता, अपनी मर्जी का कार्य नहीं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ये जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति कहीं पे भाषण देते हैं, जैसे ज्वाइंट सेशन हुआ या सत्र शुरू करना हुआ या सत्र को फिनिश करना हुआ, तो राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं वह भी भाषण किसके द्वारा लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है, समझे ना। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है? शासनाध्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? शासनाध्यक्ष। समझे ना। इसे मान लो कि यहाँ पे हम तुम लोग से प्रमुख है, पर हम वही काम करेंगे जो तू लोग कहेगा। तुम्हारे मर्जी के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी किसी भी चीज में मर्जी नहीं है तो वो कार्य हम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। समझे ना। तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में क्या अंतर होता है, समझ आगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का विवरण है, जो यह कहता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, वह राष्ट्राध्यक्ष होगा, एवं तीसरा पॉइंट कहता है वह भारत की एकता एवं अखंडता बनाए रखेगा, बनाए, ठीक ना। ऐसा कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाएगा जिससे भारत की एकता और अखंडता टूटे या एकता अखंडता में कोई परिवर्तन हो। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का विवरण। पद से क्या होता है? पद। क्या होता है? पद से पद। पद पकानी है ना, तो पद से पद। राष्ट्रपति के पद का विवरण, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, ठीक है ना, कभी टूटने नहीं देगा। कैसे नहीं टूटने लगेगा? देखो राष्ट्रपति के पास आगे चलते हम आपको पढ़ाएंगे कि वीटो पावर होता है।
सुनो, बहुत सारी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, और लोकसभा और राज्यसभा से बिल कोई पास करके भेजा जाता है, और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर और मोहर ना लगाए तब तक वह बिल कानून नहीं बनता है, वह बिल कानून नहीं बनता है। समझ में ना? तो राष्ट्रपति ऐसे बिल को पास नहीं करेंगे जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़े, है ना? राष्ट्रपति के पास पावर कुछ ना कुछ है, राष्ट्रपति के पास पावर, ऐसी महामहिम को नहीं बोला जाता। किधर हो गया यहाँ पर? अनुच्छेद 52 कंप्लीट। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का वह भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की लक्षण प्रयास कौन करता है? राष्ट्रपति। समझना किधर? अनुच्छेद 52। अब देखो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 देखो, पद से हुआ पद, राष्ट्रपति के पद का विवरण, और कमे कर क्या दिया हुआ है? पकानी, तो उसका होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। 53 में क्या होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का। अब ध्यान से कैसे प्रधान देखो बाबू, समझ अनुच्छेद 53 समझो, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान कैसे होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना? इसको इस तरह से भी लिखा गया है संविधान में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कैसे कार्यपालिका शक्ति निहित होती है संघ का, यह समझना। आगे कार्यपालिका का प्रधान कैसे होता है, यह समझना। हमने आपको पहला पॉइंट बताया कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। समझिएगा, भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। किस व्यवस्था को अपनाया है? संसदीय व्यवस्था। इस व्यवस्था का स्रोत है ब्रिटेन। कहाँ है? ब्रिटेन। व्यवस्था कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इस संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वह नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक है ना? ध्यान, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, या भारत की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना? यह कहता है अनुच्छेद 53। कहने का मतलब हुआ कैसे कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखो, भारत ने कौन सी व्यवस्था अपना रखी है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है ना? अच्छा, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, तो एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति औपचारिक नाम का प्रधान होता है, यह व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वह प्रमुख नहीं होता है, नाम मात्र का प्रमुख। समझना, तो यह व्यवस्था भारत में कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो वहीं से ली गई है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है? प्रमुख होता है। और प्रत्यक्ष रूप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? अगला देखो, नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। समझना, अब देखो नाम मात्र का प्रमुख कैसे होता है। कोई भी बिल फ्रेम करना है, राष्ट्रपति की मर्जी की आवश्यकता नहीं। ऐसा फ्रेम करने के लिए तो राष्ट्रपति से नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना? कोई भी बिल है, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसको बनाने से पहले राष्ट्रपति से लिया जाता है मर्जी, बताएंगे। कुछ ऐसे भी बिल है, कुछ ऐसे भी कानून है जिसको फ्रेम करने से पहले राष्ट्रपति की मर्जी लेनी पड़ेगी, लेकिन 99% ऐसे बिल है जिसको बनाने से पहले राष्ट्रपति की मर्जी नहीं लेनी पड़ती है। जब सारा चीज फ्रेम करके लोकसभा राज्यसभा में पारित करके कहाँ भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, वह क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक ना? तो इस तरह से जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। ऐसा ना, वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के सदस्य। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल। देखो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान इसलिए होता है क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपना रखी है, जिस व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है, और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के सदस्य। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 53 क्लियर? कोई दिक्कत तो 53 से बोल। हो गया? चलो अनुच्छेद 54 देखो।
देखो अनुच्छेद 24। नि से निर्वाचन, नि से क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का विवरण। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है ना, डाल दियो इसमें, डाले हो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है यह समझिए। इस निर्वाचक मंडल में जानते हो कौन कौन शामिल होता है? सुन, बहुत इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता है, यह समझिए। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये में क्या हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये में हो गया। इस निर्वाचक मंडल में देखो कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो इसको मिटाने दो, कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम क्या बताया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल। अब देखो इस निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले सदस्य, शामिल होने वाले और शामिल नहीं होने वाले, शामिल नहीं होने वाले। देख बेटा, सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कौन शामिल होगा? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो गया। तीसरा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, सदस्य ने निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, देखो शामिल होने वाले में किसकी की संख्या है? पहला है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, तीसरा है विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। एक चौथा व्यवस्था जोड़ा गया था, दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित निर्वाचित। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। इस निर्वाचक मंडल के कौन कौन से व्यक्ति सदस्य होते हैं यह देखना। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, तीसरा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। इसलिए चौथा में लिख दिया निर्वाचित दिल्ली एवं पौंडीचेरी, क्योंकि दिल्ली एवं पौंडीचेरी राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश। यही दो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास विधानसभा है। आज समझना, अभी वहां पे चुनाव नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा उसके बाद उसको शामिल किया जाएगा। है समझना, अभी तत्काल व्यवस्था कहाँ है? दिल्ली और पौंडीचेरी। यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके पास अपनी विधानसभा है। तो इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। हाँ समझना, अब देखो कौन कौन से लोग शामिल नहीं होते। अच्छा, पहला कौन हो गया? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। पहला लोकसभा, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा में दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी। इसके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जिनको चुन करके जनता द्वारा भेजा जाता है वो हो गए निर्वाचित सदस्य। कौन कौन लोग शामिल नहीं है तो ये समझो। लोग देखो, लोकसभा का चयनित सदस्य, लोकसभा में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, इसकी संख्या कितनी होती है? दो। एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में
मनोनीत मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, इसकी संख्या कितनी होती है? 2, सॉरी 12। कितनी होती है? 12। अब देखिए, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य, मनोनीत, ध्यान समझना, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2, जिनको बोला था आंग्ल समुदाय के सदस्य, एंग्लो इंडियन मेंबर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12, जिनको मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं वो ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल, इस सब में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग होते हैं, पढ़ाएंगे राज्यसभा में, ठीक है ना। जितने भी विधान परिषद है, देखो विधान परिषद पे एक ट्रिक चलता है, यू आम बिकते हैं, यू से यूपी, ठीक है ना, यू से यूपी, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र, ब से बिहार, क से कर्नाटक और त से तेलंगाना। आ समझे ना, ये सब क्या होता है? बिहार ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, पढ़ाएंगे जब विधानसभा आ जाए, विधान मंडल आएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि राज्य विधान मंडल के 2 अंग, पहला राज्य विधान परिषद, दूसरा राज्य विधान सभा, ठीक है। तो जितने भी राज्य, ऐसे राज्य जिनके पास विधान परिषद है, तो ना तो उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ना ही उनके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। और जो विधानसभा है, 29 राज्य है, तो 29 राज्य के पास क्या है? विधानसभा है। तो 29 राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं। विधानसभा में क्यों मनोनीत करते हैं? मनोनीत करते हैं, राज्यपाल करते हैं, पढ़ाएंगे, विधानसभा आएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी समझो, ठीक है ना। विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जब विधानसभा आएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना, जब राज्य की कार्यपालिका आएंगे, क्लियर है। अब एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ से एक पॉइंट है जो तुमको फंसाने वाला है, ठीक ना। एक पॉइंट याद रखना, क्या फंसाने वाला है, देखो ध्यान दो। एक सदस्य है जो शामिल नहीं होता, उसका नाम क्या है? देख बाबू, ऐसा राज्य जिसका विधानसभा भंग हो, उसके सदस्य भाग नहीं। समझो ना, मान लो कि राष्ट्रपति की निर्वाचन के जब राष्ट्रपति की निर्वाचन हो रही है, उस समय बिहार विधानसभा क्या है? भंग। तो बिहार विधानसभा यदि भंग हो गई और तब राष्ट्रपति की निर्वाचन हो रही, तो उस समय राष्ट्रपति चुनाव में बिहार विधानसभा के सदस्य भाग नहीं। समझना, उस समय बिहार विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा ऑलरेडी भंग हो चुकी है, यह अपना कार्यकाल 5 साल की पूरा कर चुकी है, इसीलिए इसको भंग कर दिया गया, इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। तो ऐसा अंग या ऐसा सदस्य जो भंग हो चुका हो, उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं। समझ आ गया? कोई दिक्कत? फंसोगे भी इस क्वेश्चन में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, निर्वाचित सदस्य किसका होता है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा पॉलिटिशियन। ओके, अच्छा, कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं थे? मनोनीत सदस्य। पहला लोकसभा के मनोनीत सदस्य, तो उनकी संख्या कितनी? 2। कितनी? 2। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, उनकी संख्या कितनी? 12। कितनी? 12। अच्छा, ऐसा राज्य जिनका विधानसभा भंग हो गया हो, उससे सदस्य भाग नहीं लेंगे, या जितने भी राज्यों के पास विधान परिषद है, उसके निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, एवं 29 राज्यों के पास जो विधानसभा है, उसके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे, वो सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। समझ में? दिक्कत कोई? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो। अगला पॉइंट देखो,
देखो बाबू देख, पहला क्या लिखा थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं, कौन सदस्य शामिल नहीं होते, बता दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब दूसरा देखो, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है ना। अब देखो अप्रत्यक्ष तरीका क्या कराते हैं, अप्रत्यक्ष समझो। तुम किसको वोट देते हो? एमपी को वोट देते हो, एमएलए को वोट देते हो, संसद के सदस्य को वोट देते हो, या विधानसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हो। कभी आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है क्या? कभी आप कहे हो कि भाई हम यदि कहा जा रहे हो बाबू तो सर वोट मारने जा रहे हैं, किसका वोट मारने? राष्ट्रपति के लिए वोट मारने जा रहे हैं, ऐसा कोई बोले हो? नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव जनता ना करके जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हम भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव हमारे लिए क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष। क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो तरीका होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत। सबका अपना अपना मतलब है बाबू, हवा में नहीं है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का अपना मतलब है और एकल संक्रमणीय मत का अपना मतलब है। ऐसे में ना लिख पाए भी थे क्लास में, लिखवा दिए ना। देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना बाबू, तो मान लो कि 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक ना, तो उस कैंडिडेट में वरीयता क्रम देखा जाता है। वरीयता क्रम क्या होता है कि मान लो कि ए उनका उम्र हो गया 55 साल, बी उनका उम्र हो रहा है 54 साल, सी उनका उम्र हो रहा है 58 साल। तो जो वरीयता क्रम दिया जाएगा राष्ट्रपति में, वह सबसे पहले सी को दिया जाएगा 58 साल वाले को, फिर 55 साल वाले को, उसके बाद 54 साल वाले को। ऐसा समझना। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति किससे रिलेटेड है? वरीयता क्रम से, ठीक ना। जब वोट मारने की बारी आएगी तो उसी वरीयता क्रम से वोट दिया जाएगा, ठीक ना, जो वरीयता क्रम आपके संविधान में पढ़ने हैं। ऐसा समझना। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है कि मान लो कि जितने भी कैंडिडेट शामिल है उसमें, मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। सबसे ज्यादा मत मिला है ए को, फिर मत मिला है बी को, फिर मत मिला है सी को। तो जो सबसे प्राप्त करने वाला वोट है, जो सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला वोट है, उसका वोट उठा करके इसमें जोड़ दिया जाता है। किसका वोट? जो सबसे कम प्राप्त किया है। सबसे ज्यादा कौन है? ए, और सबसे कम कौन है? सी। तो एकल संक्रमणीय मत के अनुसार किसका मत इसमें जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये हो गया एकल संक्रमणीय मत। तो देखो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति क्या होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत, ठीक है ना। अगला पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? निर्वाचन आयोग। कौन होता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? निर्वाचन आयोग। कौन होता है? निर्वाचन आयोग। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो फिर से, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन किस मंडल द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। अच्छा, इस निर्वाचक मंडल के कौन से व्यक्ति सदस्य होंगे, कौन से व्यक्ति सदस्य नहीं होंगे, ऑलरेडी हम आपको बता दिए। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? निर्वाचन आयोग। क्लियर है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक यही तक रहने दो, कल इसके, ठीक है ना। इसके बाद कल बता देंगे, चलेगा? अभी 2-3 दिन चलेगा।